नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या? चोल साम्राज्य। इसके बारे में आज हम इसका ईंट से ईंट बजाने वाले हैं, चोल साम्राज्य का। क्यों? क्योंकि इसके प्रशासनिक, आर्थिक और व्यापारिक और इसके साथ साथ चोल साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और इसके साथ में जितने भी राजा हैं, यानी कि इस काल चोल साम्राज्य के जो राजा हुए हैं उनके बारे में भी एक एक करके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है उनका हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो स्थापना, क्या स्थापना? तो विजयालय द्वारा, कब? विजयालय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसका? चोल साम्राज्य को। इसे द्वितीय क्या चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है विजयालय को। क्यों? क्योंकि प्रांतक फर्स्ट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर पूछ ले क्वेश्चन, यहाँ पे यही क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार होता है कि चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक अगर शब्द लगे तो वहाँ पे प्रांतक फर्स्ट मारना है। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो विजयालय। सिर्फ संस्थापक अगर पूछे तो विजयालय, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो प्रांतक फर्स्ट को। विजयालय का शासन जो था 850 ईस्वी से लेके 875 ईस्वी के बीच में रहा। यह प्रारंभ में पल्लव के उरैयूर, क्या उरैयूर में सामंत था। कहाँ पे? विजयालय जो था कहाँ पे सामंत था? उरैयूर में। और किसका सामंत था? पल्लवों का सामंत था। इसकी महत्वपूर्ण उपाधि जो थी नरकेसरी, क्या ये इसने क्या किया? नरकेसरी की उपाधि ली। किसने? तंजौर का विजय जब किया था तो इसने नरकेसरी की उपाधि ली थी। किसने? विजयालय ने। इसे चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। अर्थात वही जो बताए कि प्रथम जो संस्थापक है या वास्तविक संस्थापक वो प्रांतक फर्स्ट है, और इसीलिए इसको विजयालय को द्वितीय संस्थापक माना जाता है, जबकि ये प्रांतक फर्स्ट से पहले राजा था। ठीक है, फिर भी इसे द्वितीय संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं कर पाया था और प्रशासनिक व्यवस्था भी सही से लागू नहीं कर पाया था विजयालय। तो इसे द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। इसने 850 में कहाँ? तंजौर विजय की थी। ठीक है, तंजौर विजय के बाद इसने नरकेसरी की उपाधि ली थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजयालय कब नरकेसरी की उपाधि लिया? तो तंजौर का विजय। ठीक है, तंजौर के विजय के बाद नरकेसरी की उपाधि किसने लिया? तो विजयालय ने लिया। अब बात करते हैं दूसरे राजा इसका, आदित्य प्रथम। क्या? आदित्य प्रथम। इसका जो था कार्यकाल 850 ईसा पूर्व से लेकर 907 ईस्वी के बीच में रहा। ठीक है, यह प्रारंभ में पल्लव अपराजित वर्मन का सामंत था। क्या? ये पल्लव जो पल्लव साम्राज्य था या राज्य था उसमें अपराजित बर्मन एक राजा था, उसका सामंत था। कौन? आदित्य प्रथम। तथा श्रीपुरवियम युद्ध में पांड्यों के विरुद्ध उसकी सहायता की थी। किसकी? अपराजित वर्मन की सहायता किसने की थी? आदित्य प्रथम ने। कब? किस युद्ध में? श्री पूर्वियम। ठीक है, श्री पूर्वियम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से, श्री पूर्वियम युद्ध किसने लड़ा था? तो अपराजित वर्मन ने लड़ा था। और ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि श्री पूर्वियम युद्ध में अपराजित वर्मन का सहायता किसने किया था? तो पांड्यों के विरुद्ध। तो क्वेश्चन वहां पे रहेगा आंसर आदित्य प्रथम। ठीक है, इसने सह्याद्री, क्या सह्याद्री से समुद्र तक शिव की विशाल पाषाण मंदिर का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ से सह्याद्री से समुद्र तक शिव के विशाल पाषाण मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो लाइन है ये NCERT का लाइन है। ठीक है, ये NCERT में स्पष्ट हूबहू ऐसे ही लिखा गया है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है किसने सह्याद्री से समुद्र तक शिव के विशाल पाषाण मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो ऑप्शन रहेगा आदित्य प्रथम। उसका सही आंसर क्या रहेगा? आदित्य प्रथम। ठीक है, ये दिमाग में अपने छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्री पूर्वियम युद्ध में पांड्यों के विरुद्ध किसने सहायता की? तो आदित्य प्रथम ने ही सहायता की थी। तंजौर विजय किसने किया था? विजयालय ने किया था। यहाँ से आप इस स्लाइड से आप इतना चीज़ याद कर सकते हैं, तंजौर विजय, इसके साथ में नरकेसरी की उपाधि, विजयालय के संस्थापक, और श्री पूर्वियम का युद्ध, और सह्याद्री से समुद्र तक शिव के विशाल पाषाण मंदिर का निर्माण। यही चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड से। और आगे बात करते हैं अगला,
प्रांतक फर्स्ट, क्या प्रांतक फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, क्योंकि इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? प्रांतक फर्स्ट को। किसका? चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है तो इसी को माना जाता है, प्रांतक फर्स्ट को। इसका जो शासनकाल था 907 ईसा पूर्व से लेकर 953 ईसा ईस्वी के बीच में रहा। जिस प्रकार विजयालय को, क्या जिस प्रकार विजयालय को द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, उसी प्रकार प्रांतक प्रथम को, क्या प्रांतक प्रथम को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रांतक प्रथम को। और बेल्लूर, क्या बेल्लूर का युद्ध में उसने पांड्य एवं सिंघल यानी कश्यप पंचम, ठीक है। तो अगर पूछ ले प्रांतक प्रथम के समय श्रीलंका का या सिंघल का, सिंघल को श्रीलंका कहते हैं, ठीक है। क्या ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है सिंघल, तो ये इसी को ही हम श्रीलंका कहते हैं। तो यहाँ का राजा कौन था? कश्यप पंचम। श्रीलंका या सिंघल का राजा कौन था? कश्यप पंचम था। इसी को हराया था किसने? प्रांतक फर्स्ट ने हराया था, ठीक है। तो राजाओं को सम्मिलित सेना को पराजित कर मदुरा पर अधिकार कर लिया। अर्थात क्या कह रहा है? बेल्लूर युद्ध में उसने पांड्य एवं सिंघल के कश्यप पंचम राजाओं को सम्मिलित सेना को पराजित कर डाला। यानी कि ये लोग पांड्य और सिंघल ये एक तरफ थे, और प्रांतक जो फर्स्ट था यानी कि चोल साम्राज्य का जो राजा था प्रांतक फर्स्ट, वो एक तरफ से लड़ रहा था। इन सभी लोगों को हराता है, उसके बाद मदुरा पर विजय कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मदुरा पर विजय सर्वप्रथम किसने प्राप्त की? तो प्रांतक फर्स्ट ने। इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है? चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे मदुरै कोंड, मदुरांतक, संग्राम राघव की उपाधि ली थी। क्या? जब मदुरा विजय कर लिया किसने? प्रांतक फर्स्ट ने, तो मदुरै कोंड और मदुरांतक, संग्राम राघव, इसीलिए इसने इस प्रकार की उपाधि लेता है। क्यों? क्योंकि इसने मदुरा का विजय प्राप्त कर लिया था, और मदुरा के ही नाम पर इसने मदुरा कोंड, मदुरांतक, संग्राम राघव की उपाधि ले ली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। और क्या? और इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? हेमगर्भ। इसने हेमगर्भ, क्या हेमगर्भ, इसने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमगर्भ किसे कहते हैं और तुलाभार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुलाभार का मतलब ये है कि जो राजा यानी कि प्रांतक जो फर्स्ट था, ये अपने आप को एक तराजू में तौलवाता है, और उसी के जितना उसका वजन होता है उतना ही वो सोने चांदी के सिक्के को या आभूषण को दान करता है, ठीक है। तो उसी को हेमगर्भ व तुलाभार कहा जाता है। अब समझ में आया तुलाभार किसे कहते हैं? तो तुलाभार उसे कहा जाता है जो जब व्यक्ति उस तराजू पे तौला जाता है, उसी के भार के अनुरूप ही दूसरे व्यक्तियों को, यानी कि जो सामाजिक या आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको दान में दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को तुलाभार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमगर्भ और तुलाभार, ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे पूछा है। हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञ किसने संपादन किया था? तो प्रांतक फर्स्ट ने। ऋग्वेद का टीकाकरण वेंकट माधव ने किया था। किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का टीकाकरण, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का टीकाकरण किसने किया? तो वेंकट माधव ने किया। इसी के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? प्रांतक फर्स्ट के दरबार में ही रहता था। गंडरादित्य, क्या गंडरादित्य पत्नी इसकी क्या कौन थी? सेम्बियम महादेवी, ठीक है। ये गंडरादित्य इसी को वही कहा जाता है प्रांतक फर्स्ट के। इसकी पत्नी कौन थी? सेम्बियम महादेवी। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं, बताते हैं कि इसमें क्या हुआ जब चोल साम्राज्य स्थापना से पहले क्या होता है। गुप्त काल के बाद, क्या गुप्त काल के बाद ये होता है कि भारत में राजनीतिक स्थिति फिर से एक बार कमज़ोर हो जाती है, अर्थात राजनीतिक स्थिति शून्यता उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो केंद्रीय सत्ता स्थापित पहले थी गुप्त काल में, वो टूटने लगी और क्षेत्रीय और विकेंद्रीकरण सत्ता स्थापित होने लगी। कब? गुप्तोत्तर काल में, ठीक है। गुप्तोत्तर काल के बाद तो क्या होता है? विकेंद्रीयकरण और क्षेत्रीय की भावना जागृत होती है, जिसके कारण एक केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हो पाता है। लेकिन फिर उसके बाद 850 ईस्वी में आते आते क्या होता है? चोल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और एक केंद्रीय सत्ता स्थापित होने लगती है दक्षिण भारत में। अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया हेमगर्भ और व तुलाभार नामक यज्ञ कहाँ संपादन हुए? तो प्रांतक फर्स्ट के काल में। आगे बात करते हैं थोड़ा सा प्रांतक द्वितीय, क्या इंपॉर्टेंट है। प्रांतक द्वितीय सन क्या
क्या 947 ईस्वी 57 से ईस्वी से लेके 973 के ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल रहा, किसका, प्रांतक द्वितीय का। इसको सुंदर चोल भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदर चोल किसे कहा जाता है, तो प्रांतक द्वितीय को सुंदर चोल कहा जाता है। राष्ट्रकूटों से टोडई मंडल का क्षेत्र पुनः वापस ले लेता है, कौन लेता है, प्रांतक द्वितीय, ठीक है, कौन लेता है, प्रांतक द्वितीय राष्ट्रकूटों से टोडई मंडल का क्षेत्र पुनः वापस ले लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। और अरमोली वर्मन या राजराज प्रथम, दूसरा क्या है इसके बाद, अरमोली वर्मन या राजराज प्रथम, इसी को राजराज प्रथम कहा जाता था, किसे, अरमोली वर्मन को। तो 985 ईस्वी से लेके 1014 ईस्वी के बीच में जो कार्यकाल रहा, किसका, अरमोली वर्मन का रहा, या राजराज प्रथम, इसी को राजराज प्रथम कहा जाता है। और सुंदर चोल किसे, प्रांतक द्वितीय को कहा जाता था। या सुंदर चोल प्रांतक प्रथम का पुत्र था, क्या, या सुंदर चोल प्रांतक प्रथम का पुत्र था। इसके काल में चोल साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है, अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार होने लगता है, किसके काल में, राजराज प्रथम या अरमोली वर्मन के काल में। और बात करते हैं, इसने चोलदेव, जगन्नाथ और सिंहलांतक और शिवपाद शेखर जैसी उपाधि धारण की, किसने किया, ये उपाधि किसने धारण किया था, तो ये अरमोली वर्मन ने या राजराज प्रथम ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने इसे दिमाग में छाप लीजिए। एक बार फिर से इसे हम बताते हैं, चोल प्रांतक प्रथम का पुत्र था, कौन, राजराज प्रथम। इसके काल में चोल साम्राज्यवाद की शुरुआत होने लगती है, राजराज प्रथम के काल में ही। इसने चोल देव, ठीक है, यानी कि चोलों का देव, जगन्नाथ, ठीक है, सिंहलांतक यानी कि श्रीलंका का विजेता, ठीक है, शिवपाद शेखर यानी कि शिव के चरणों में रहने वाला शिवपाद शेखर जैसी उपाधि को धारण करता है, कौन, राजराज प्रथम। इसकी माता का नाम वानवन महादेवी था, क्या, वानवन महादेवी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा है, राजराज प्रथम की माता का नाम क्या था, तो वानवन महादेवी। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल यानी कि राजराज प्रथम ने करवाया था, या अरमोली वर्मन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार मंदिरों से संबंधित अगर देखा जाए क्वेश्चन, तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूछता है, किसने करवाया, तो राजराज प्रथम ने करवाया। इसने सर्वप्रथम भूमि पैमाइश करवाई थी, किसने, चोल साम्राज्य में अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने भूमि का पैमाइश करवाया, तो राजराज प्रथम ने। तो राजराज प्रथम क्या 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 इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित, इसने पहला काम कि अपना साम्राज्यवाद का विस्तार करता है, कौन, राजराज प्रथम। दूसरा काम इसका यह है कि ये उपाधि लेता है चोलदेव, जगन्नाथ, सिंहलांतक और शिवपाद शेखर, ठीक है। और इसके साथ में ये क्या करता है, भूमि की पैमाइश भी करवाता है, और इसी के साथ साथ में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करता है, कौन, राजराज प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसने क्या, राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट कर डाला, ठीक है। राजराज प्रथम या अरमोली वर्मन जो था, ठीक है, वो क्या करता है कि श्रीलंका पर चढ़ाई कर देता है और महेंद्र पंचम को हरा देता है और उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट कर देता है। तो अगर श्रीलंका हमें जाना है तो हमें किस प्रकार से हम जाएंगे, थल से तो जा नहीं सकते हम। तो अर्थात इसका उस समय चोल साम्राज्य में नौसेना शक्ति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ कर दिया गया था, अर्थात चोलकालीन शासक में नौसेना को सुदृढ़ और अस्थायित्व बना दिया गया था, ठीक है। इसीलिए वो विदेशों पर भी यानी कि समुद्रिक व्यापार और समुद्री क्षेत्र पर भी वो लड़ाई या युद्ध करने लगा, कौन, राजराज प्रथम या अरिमोल वर्मन। संपूर्ण विजित क्षेत्र का नाम क्या रखा, मामुंडी चोलपुरम, क्या, मामुंडी चोलपुरम रखता है, कौन, यही राजराज प्रथम, ठीक है। किसके संपूर्ण अपने जितना भी विजित क्षेत्र था, जैसे श्रीलंका का जो अनुराधपुरम है इसको नष्ट करके तो सभी को मामुंडी चोलपुरम रख दिया सबका नाम। इसने अभिलेखों का निर्माण ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की प्रथा प्रारंभ की। अगर हम बात करें कि अभिलेखों का निर्माण ऐतिहासिक प्रशस्ति के रूप में किसने किया, तो सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने किया। तो राजराज प्रथम से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा,
सिद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का इसने निर्माण करवाया। तीसरा, भूमि की पैमाइश सर्वप्रथम चोलकालीन साम्राज्य में राजराज प्रथम ने ही करवाया था। चौथा, इसने श्रीलंका पर यानी कि विदेशों में भी आक्रमण किया। पांचवा, इसने ऐतिहासिक प्रशस्ति चलवाया। ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक प्रशस्ति किसने चलवाया सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने ही चलवाया था। आगे बात करते हैं अब राजेंद्र प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट इस काल का यानी कि चोल साम्राज्य का ये भी एक इंपॉर्टेंट राजा है। कौन? राजेंद्र प्रथम। तो 1012 ईस्वी से लेके 1044 ईस्वी के बीच में, क्या 1012 ईस्वी से लेके 1044 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल रहा। किसका? राजराज प्रथम का। राजराज प्रथम का इसने भी महेंद्र पंचम को हराया था। किसने? महेंद्र पंचम को किसने हराया था? तो राजेंद्र प्रथम ने हराया था। और इसके पहले राजराज प्रथम ने भी महेंद्र पंचम को हराया था, उसके अनुराधपुर राजधानी को नष्ट कर डाला था। इसकी उपाधि पंडित चोल और गंगईकोंड चोल, वीर राजेंद्र, मुंडी कोंड चोल और उत्तम चोल, ठीक है, इसने यही सब उपाधि लिया। गंगईकोंड चोल क्यों लिया इसने? क्योंकि ये सर्वप्रथम यही यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो था यही गंगा के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और उसे विजित करता है, जिसके कारण इसने क्या किया कि गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण कर लेता है। अब पंडित चोल इसे ही कहा जाता है, वीर राजेंद्र या मुंडी कोंड चोल और उत्तम चोल। सबसे अगर उत्तम चोल पूछा जाए तो राजेंद्र प्रथम, ठीक है। 1022 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने गंगा का अभियान किया। क्या? गंगा का अभियान किया, उसे जीत लिया और गंगईकोंड चोल की उपाधि भी धारण करता है। गंगा अभियान का नेतृत्व विक्रम चोल ने किया था। कौन किया था? विक्रम चोल ने किया था। इस अभियान के तहत इसका सेनापति था। इस अभियान के तहत कलिंग तथा बंगाल पर आक्रमण किया गया था। किसके? गंगा का जो अभियान था उसके अंतर्गत कलिंग तथा पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र आता है उसी को कहा गया है गंगा का क्षेत्र, ठीक है। पाल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल वंश, पाल शासक महीपाल को पराजित किया। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। क्या? राजेंद्र प्रथम ने महीपाल को भी हराया था। जीत की खुशी में राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी बनवाया, ठीक है। क्या? गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी भी बनवाता है और इसी के साथ साथ गंगईकोंड चोल का उपाधि भी लेता है। या आगे लिखा है गंगईकोंड चोल की भी उपाधि धारण करता है। कौन? राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम। सिंचाई होत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सिंचाई हेतु गंगम तालाब, क्या गंगम तालाब या झील का निर्माण करवाता है। कौन? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आ चुका है कि गंगम तालाब का या झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने ही करवाया था। राजेंद्र प्रथम 1016 से लेके तथा 1033 के बीच में दो दूत मंडल चीन में भेजता है। कहाँ पे? चीन में सर्वप्रथम ये भेजता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। तो इससे संबंधित हम ये देखें कि ये गंगम तालाब का निर्माण करवाता है और गंगा अभियान भी करता है, जिनके अंतर्गत कलिंग और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को जीतता है, ठीक है। और 2 दूत मंडल चीन में भेजते हैं। कौन भेजता है? राजेंद्र प्रथम। इसी के साथ साथ राजेंद्र प्रथम के साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि गंगईकोंड चोलपुरम जो है अपनी राजधानी बनाता है। कौन? तो राजेंद्र प्रथम ही बनाता है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। राजाधिराज प्रथम, क्या? राजाधिराज प्रथम, इसका जो कार्यकाल था 1044 से लेके 1054 के बीच में इसका कार्यकाल रहा राजाधिराज प्रथम का। चालुक्य शासक सोमेश्वर या पुंडुर युद्ध में, ठीक है, ये क्या? पुंडुर युद्ध में तो चालुक्य शासक सोमेश्वर को पराजित कर कल्याणी पर अधिकार कर लेता है। कौन? कल्याणी पर अधिकार कौन करता है? राजाधिराज प्रथम करता है। किसको हराता है? सोमेश्वर को। किस युद्ध में? पुंडुर युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, पुंडुर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। मान लीजिए कभी आ जाए कठिन क्वेश्चन तो यही पूछेगा, पुंडुर युद्ध किसने जीता था? तो राजाधिराज प्रथम ने जीता था। तो ये पुंडुर युद्ध में जीता था। किसे? सोमेश्वर को, ठीक है, कल्याणी क्षेत्र को।
तथा वीर राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। क्या वीर राजेंद्र की उपाधि किसने धारण की? तो राजाधिराज प्रथम ने। पूरे चोल साम्राज्य में अकेला ऐसा राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो राजाधिराज प्रथम ने। कुप्पम के युद्ध में सोमेश्वर दोबारा पराजित होता है। ठीक है, एक बार फिर से युद्ध होता है। पहले पुंडूर का युद्ध होता है जिसमें कल्याणी पर अधिकार कर लेता है, फिर उसके बाद राजाधिराज प्रथम जो है कुप्पन पे फिर युद्ध करता है दोबारा। ठीक है, और सोमेश्वर को फिर से भी पराजित करता है। राजेंद्र द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। राजेंद्र द्वितीय, इसका कार्यकाल कितना रहा? 1053 से लेके 1064 ईस्वी के बीच में किसका कार्यकाल रहा? राजेंद्र द्वितीय का। ठीक है, तो राजेंद्र द्वितीय का कार्यकाल 1053 से लेके 1064 ईस्वी के बीच में रहा। राजेंद्र द्वितीय ने कुप्पम युद्ध, क्या कुप्पम युद्ध के बाद कोल्हापुर में विजय स्तंभ निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोल साम्राज्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया दोस्तों? राजेंद्र द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, वीर राजेंद्र इसी को कहा जाता है। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय को के बाद वीर राजेंद्र शासक हुआ। क्या इसे 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 भी वीर राजेंद्र कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ में इसका पुत्र भी वीर राजेंद्र ही था जो इसके बाद शासन, यानी कि राजेंद्र द्वितीय के बाद शासक बनता है। वह 1070 में एक जन विद्रोह में मारा गया। कौन? वीर राजेंद्र जो था 1070 में जन विद्रोह में मारा गया। इसी के साथ चोलों की मुख्य शाखा जो है समाप्त हो जाती है। किसके काल में? राजेंद्र द्वितीय के काल में चोलों की मुख्य शाखा समाप्त हो जाती है। चोलों की मुख्य शाखा समाप्त हो जाती है किसके काल में? तो राजेंद्र द्वितीय के काल में। अब इसके बाद चोल और चालुक्य, ये दोनों लोग आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करके और उसके बाद राज्य करते हैं। कहाँ? दक्षिण भारत में। वो भी देख लेते हैं। तो चोल चालुक्य वंश, क्या चोल चालुक्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल चालुक्य वंश, चोल चालुक्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि चोल साम्राज्य समाप्त हो जाता है, उसके बाद वैवाहिक संबंध स्थापित करके दोनों लोग, क्योंकि चोल का भी उस समय शक्ति कमज़ोर हो गया था और चालुक्य का भी शक्ति कमज़ोर हो गया था। ये दोनों जो वंश थे आपस में मिलके एक सुदृढ़ शासन स्थापित करना चाहे। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। तो अब बात करते हैं चोल चालुक्य वंश। तो कुलोत्तुंग फर्स्ट, क्या कुलोत्तुंग फर्स्ट जो था इसका शासनकाल कितने बीच में था? 1070 से 1120 के ईस्वी में इसका कार्यकाल रहा। यह राजेंद्र चोल की पुत्री अभंगाबाई, क्या अभंगाबाई का पुत्र था। कौन? कुलोत्तुंग प्रथम। इसके काल में दूसरी बार भूमि की पैमाइश की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम बात किए थे तो राजराज प्रथम के काल में क्या भूमि पैमाइश होता है, फिर उसके बाद जब चोल चालुक्य वंश की स्थापना होती है तो दोबारा फिर से एक बार भूमि की पैमाइश होती है। और कौन करता है? कुलोत्तुंग प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में और आरओ में भी। इसके साथ में एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि दूसरी बार चोलों की भूमि पैमाइश किसने करवाई? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने करवाया था। 1077 में 72 व्यापारियों का दूत मंडल चीन भेजा। किसने? कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन भेजा था। 72 व्यापारियों का मंडल। ठीक है, यानी कि 72 वर्ग थे। जैसे कोई सोना बेच रहा है, कोई लोहा बेच रहा है, इसी प्रकार से कोई सामाजिक वस्तुएं बेच रहा है। तो इस प्रकार से काफ़ी सबको मिला के वर्ग करके तो 72 वर्गों का, यानी कि 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल कहाँ भेजता है? चीन में भेजता है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके यानी कि इसको अभिलेखों में अनेक कर हटाने वाला अर्थात सुंडम तवित्ता, क्या सुंडम तवित्तर कहा गया। किसे? तवित्तर किसे कहा गया? तो कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया सुंडर तवित्तम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। आगे बात करते हैं कुलोत्तुंग द्वितीय, क्या कुलोत्तुंग द्वितीय इसका कार्यकाल कितना रहा? तो 1033 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के बीच में कुलोत्तुंग द्वितीय का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। यह कट्टर शैव था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कट्टर शैव था। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी आया है, अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए आगे अभी बात कर रहे हैं रामानुजु। क्या रामानुजु ये किससे संबंधित थे? विशिष्ट द्वैतवाद, ये भागवत संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, यानी कि विष्णु को मानने वाले थे। विशिष्ट द्वैतवाद इन्हीं का देन है, रामानुजु का ही। तो रामानुजु को
तिरुपति से निकाल दिया, क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे रामानुज, और जबकि कुलोत्तुंग द्वितीय जो था ये कट्टर शैव था, तो इसने रामानुज को कहाँ से, तिरुपति से निकाल दिया। और चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर से नटराज के बगल स्थापित जो था विष्णु मंदिर, क्या विष्णु की एक मूर्ति थी, उसको समुद्र में फेंकवा देता है कौन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये सब हर किताबों में, एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें बताई गई है, यस के पांडे में भी ये चीज़ें बताई गई है, और इसके साथ साथ में और जो लोगों को नोट्स हैं उसमें भी ये चीज़ें बताई गई है कि इसने क्या करता, ये क्या करता है, कुलोत्तुंग द्वितीय विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा देता है। ठीक है, समुद्र में फेंकवाने का कार्य कौन करता है, तो कुलोत्तुंग द्वितीय करता है। किसके मूर्ति को, तो विष्णु की मूर्ति को उठा के फेंकवा देता है। तो ये कहाँ पे स्थापित था, नटराज मंदिर में स्थापित था, नटराज के ही जस्ट बगल में ही, अर्थात थोड़ी दूर पे ही विष्णु की मूर्ति स्थापित थी, उसको खुदवा के फेंकवा देता है। लेकिन क्या होता है, आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य का शासक राजराम जो था, इसे पुनः उसी स्थान पर स्थापित करवा देता है। ठीक है, यानी कि चोल और चालुक्य जो वंश समाप्त हो जाता है, आगे चल के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण भारत में। तो जो विजयनगर साम्राज्य के एक शासक था कौन, राजराज, ये क्या करता है, ये रामानुजू के साथ मिलकर फिर से विष्णु की उस मूर्ति को समुद्र से निकलवा के उसी स्थान पर फिर से स्थापित करवा देता है विधि विधान के साथ। आगे बात करते हैं, कुलोत्तुंग द्वितीय के बाद राजराज द्वितीय तथा राजेंद्र तृतीय शासक हुआ। ठीक है, इस काल में कुलोत्तुंग के बाद राजराज द्वितीय और राजेंद्र तृतीय शासक हुआ। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में ऐसे जीके के टाइप में आपसे पूछा जा सकता है कि चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। चोल साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, क्या राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा चोल साम्राज्य को पांड्य राज्य का अंग बना लिया गया। ठीक है, जब चोल साम्राज्य विघटित हो गया अर्थात समाप्त हो गया, तो उसको किस में मिलाया जाता है, पांड्य राज्य में। जबकि हम ये देखते हैं कि ये पांड्य राज्य के ही क्या थे, सामंत थे कौन, चोल, स्टार्टिंग में जब हम पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं। चोलकालीन शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चोलकालीन शासक। तो शासन प्रबंधन जो है इसके बारे में देख लेते हैं। चोल सम्राटों द्वारा एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया। ठीक है, किसके काल में, चोल साम्राज्य के काल में या चोल सम्राटों द्वारा एक विशिष्ट शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। ठीक है, जिसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ काफ़ी अधिक मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता भी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय समाज जो था इलंगे और वलंगे में विभाजित था, जिसके कारण स्थानीय स्वायत्तता स्थापित की जाती है। क्या स्थानीय स्वायत्तता भी स्थापित किया जाता है, किसके साथ में, केंद्रीय नियंत्रण में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं मौर्य काल से लेके और गुप्तोत्तर काल तक ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं थी। कैसे व्यवस्था, केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ स्थानीय स्वायत्तता। जबकि हम चोल साम्राज्य में ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ स्थानीय स्वायत्तता भी वहाँ पे मौजूद था उस काल में। इसमें विभिन्न स्तर के अधिकारी शामिल थे। क्या इसमें जो केंद्रीय नियंत्रण था उसमें बहुत सारे अधिकारी थे, और स्थानीय स्वायत्तता को भी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्त की जाती है। सबसे ऊपर की जो श्रेणी थी उसे क्या कहा गया, पेरू नंदनम। क्या पेरू नंदनम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। पेरू नंदनम जो है, पेरू नंदनम ये सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है, तथा नीचे की श्रेणी को सेरू नंदनम कहा गया। क्या, पेरू नंदनम, सेरू नंदनम। सेरू छोटा है और पेरू बड़ा है, पेरू बड़ा, सेरू छोटा। पेरू बड़ा अधिकारी है और सेरू छोटा अधिकारी है। इसने नगद राशि वेतन के रूप में प्राप्त होता, अर्थात इसके काल में नगद राशि, यानी कि चोल साम्राज्य में नगद राशि के रूप में वेतन दिया जाता था, जिसे जीविता कहा जाता था। क्या, जीविता कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक्निकल शब्द है, इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों कि नगद राशि
जो वेतन के रूप में दिया जाता था उसे एक वर्ड में क्या कहते थे, जीवितता, जीवितता कहते थे। इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। और चोल शासकों ने अश्व गज पैदल सेना के साथ साथ नौसेना का भी गठन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछता है, नौसेना। तो राजराज प्रथम के काल में सबसे सुदृढ़ सेना हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये बहुत बार आया है कि किसके काल में नौसेना का विकास होता है, तो राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे दिमाग में छाप लीजिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हर एग्जामों में, चाहे वो एसएससी है, चाहे पीसीएस हो या आईएएस हो, सभी में पूछा गया है। नौसेना किसके काल में सुदृढ़ या स्थापित किया गया या विकसित किया गया, तो चोल साम्राज्य के राजराज प्रथम सम्राट के शासन काल में। तो अश्व गज पैदल सेना के साथ साथ नौसेना पहली बार हमें देखने को मिलता है किसके काल में, तो ये मिलता है राजराज या चोल साम्राज्य में देखने को मिलता है। या इस स्लाइड से बहुत इंपॉर्टेंट यही है, दो क्वेश्चन, पेरुनंदनम और सेरुनंदनम। ठीक है, पेरुनंदनम जो है ऊपर की श्रेणी के अधिकारी को कहा जाता था, और उसके साथ में सेरुनंदनम नीचे की श्रेणी को कहा जाता था। चोल का साम्राज्य में गज अश्व पैदल सेना के साथ साथ नौसेना भी विकसित किया गया था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ये है कि केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ, ठीक है, केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ स्थानीय स्वायत्तता भी विकसित किया गया था। किस काल में, चोल साम्राज्य के काल में। तो यहाँ से आप केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ स्थानीय स्वायत्तता, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि स्थानीय स्वायत्तता हमें किसके काल में या किस वंश में देखने को मिलता है, तो चोल वंश में या चोल साम्राज्य में हमें स्थानीय स्वायत्तता देखने को मिलता है। पेरुनंदनम और सेरुनंदनम के अधिकारी किस काल से संबंधित है, तो हमें चोल साम्राज्य से संबंधित है। नौसेना किस काल में विकसित हुआ, तो चोल साम्राज्य में ही विकसित हुआ। नगद राशि के रूप में जो वेतन दिया जाता था उसे एक शब्द में क्या कहते थे, जीवितता। क्या, जीवितता। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे इसका हम बार बार फोर्स दे के वर्णन कर रहे हैं। तो जितना अब बार बार हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं प्रांतीय विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रांतीय विभाजन। ठीक है, तो प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को प्रांतों में भी बांटा गया, जिसको मंडलम कहा गया। क्या, मंडलम कहा गया। प्रांतों को क्या कहा गया, मंडलम। इसी प्रकार अगर हम गुप्त में देखें, गुप्त काल में जो प्रांत था उसे क्या कहते थे, भोक्ता। ठीक है, क्या, भोक्ता कहते थे, या उपरिक। उपरिक उसका एक अधिकारी होता था। तो भोक्ता किसके काल में कहा गया है, तो गुप्त काल में प्रांत को। ठीक है, और जबकि चोल साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा गया है, मंडलम कहा गया है। और इसी के साथ में दोस्तों मौर्य काल में जो प्रांत था उसे प्रांत के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, प्रांत के नाम से ही जाना जाता था। तो आप याद कर लीजिए, मौर्य काल में इसको प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है, प्रशासन। और उसके बाद गुप्त काल में प्रांतों को भोक्ता कहा गया, जबकि चोल साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा गया, मंडलम कहा गया। ठीक है, तो ये चीज़ें एक ही जगह हम बता दे रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो या बार बार पढ़ना ना पड़े। जिस पर राज परिवार के लोग नियुक्त होते थे। ठीक है, यानी कि मंडलम पर, क्या, मंडलम पर किसके कौन नियुक्त होता था, या प्रांतों में कौन नियुक्त होता था, तो राज परिवार के लोग ही नियुक्त किए जाते थे। प्रत्येक मंडल में, क्या, प्रत्येक मंडल में केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व होता था। जैसे आधुनिक में हम देखते हैं, आधुनिक भारतीय यानी भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय व्यवस्था भी स्थापित की गई है, अर्थात डीएम जो होते हैं हमारे ज़िले में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या, जबकि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से संबंधित है, लेकिन इनकी जो नियुक्त होती है वो राज्य सरकार में यानी कि प्रांतों में होती है। ठीक है, प्रांतों में होती है। और इनकी जवाबदेही अर्थात डीएम की जो जवाबदेही है किसके ऊपर होती है, ये डीएम की जवाबदेही डायरेक्ट केंद्रीय मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय के जवाबदेही होती है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत इनकी जवाबदेही होती है डीएम की। तो उसी प्रकार जब चोल साम्राज्य में भी, क्या, चोल साम्राज्य में भी मंडलम का जो मंडल का केंद्रीय जो मंडल होता था, ठीक है, जो मंडल होता था
उसमें केंद्र सरकार का या केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि भेजा जाता था। जैसे सेरुनंदनम और पेरुनंदनम। जो पेरुनंदनम था, क्या पेरुनंदनम जो था वही क्या करता था, मंडल में नियुक्त होता था, ठीक है। पेरुनंदनम वही क्या करता था, केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता था। मंडलम को के वायसरायों पर नजर रखता था, क्या मंडलम के वायसरायों पर, ठीक है। जो मंडलम के वायसराय होते थे उन पर, यानी कि जो राजकुमार होते थे उन्हीं के ऊपर नजर कौन रखता था, ये केंद्रीय जो प्रतिनिधि भेजा जाता था वही रखता था। मंडलम, इस काल में जो प्रशासन है विभाजित इस प्रकार से था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। सबसे पहले मंडलम, मंडलम के बाद सबसे बड़ा यानी कि प्रांत इसी को कहा गया है, ठीक है। मंडलम को क्या कहा गया है, प्रांत कहा गया है। वलनाडु, क्या वलनाडु या कोट्टम, इसी को कोट्टम भी कहा जाता था क्योंकि ये तमिल भाषा में है, क्या तमिल साहित्य से लिया गया है। तो ये सब शब्द जो है जैसे मंडलम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम, उर, ये सब तमिल भाषा से संबंधित है। इसीलिए अगर हम हिंदी में निकालते हैं तो मंडलम को प्रांत, वलनाडु स्थानीय, नाडु जिला, ठीक है, कुर्रम गांव का समूह, उर ग्राम, तो उर को ग्राम कहा गया है। क्वेश्चन यही पूछेगा इससे संबंधित, ठीक है। इसको क्रम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में लगाए या घटते हुए क्रम में लगाए, तो अगर घटते हुए क्रम में पूछे तो जो ये लिखा गया है अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं ये घटते हुए क्रम में है, अर्थात सबसे बड़ा मंडलम है, उसके बाद वलनाडु है, उससे नीचे नाडु है, उससे नीचे कुर्रम है, उससे नीचे उर है। अगर बढ़ते हुए क्रम में दे अर्थात अवरोही क्रम में तो क्या वलनाडु, ठीक है। अगर आरोही या अवरोही में पूछे तो सबसे पहले उर आएगा, फिर कुर्रम आएगा, फिर नाडु आएगा, उसके बाद वलनाडु आएगा, लास्ट में मंडलम आएगा, ठीक है। अगर बढ़ते हुए क्रम में पूछे, क्योंकि सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा कुर्रम है, उससे बड़ा नाडु है, और उससे बड़ा क्या है वलनाडु है, उससे बड़ा मंडलम है। तो जैसे हम चोल साम्राज्य में देखते हैं जिला को क्या कहा जाता था, नाडु कहा जाता था। इसी तरीके से अगर हम मौर्य काल में और गुप्त काल में देखें तो जिला को क्या कहा जाता था, जिला को कहा जाता था विषय या आहार, क्या विषय या आहार के नाम से रखा गया था जिला का नाम, ठीक है। विषय या आहार, ये पूछता है विषय का शाब्दिक अर्थ है या आहार का शाब्दिक अर्थ है तो जिला। इसी प्रकार चोल साम्राज्य से भी अगर पूछेगा तो पूछेगा नाडु का शाब्दिक अर्थ है जिला, ठीक है। इसी प्रकार से वलनाडु या कोट्टम, इसका क्या अर्थ है तो स्थानीय, क्या स्थानीय, उसके बाद प्रांत, मंडलम को प्रांत कहा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्रम क्या है, गांव का समूह है, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है। तो इस प्रकार इसे आप दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। तो यहाँ से प्रशासनीय विभाजन जो है ये मंडलों में बांटा गया, क्या था मंडलम में बांटा गया था, और इस पे राज परिवार के लोग ही नियुक्त होते थे, और प्रत्येक मंडल पे एक केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि भेजा जाता था। और चोलकालीन साम्राज्य का जो प्रशासन था इस प्रकार से बंटा था, किस प्रकार से, मंडलम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम और उर, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्व प्रशासन, इंपॉर्टेंट है। किसी वंश को चलाने के लिए राजस्व बहुत ज़रूरत होता है, या किसी साम्राज्य को चलाने के लिए राजस्व का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो इसलिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल काल में आय का मुख्य साधन क्या था, भूमि कर था, क्या था, भूमि कर था। राजस्व निर्धारण के लिए भूमि की माप करवाई जाती थी। राजराज प्रथम तथा कुलोतुंग प्रथम ने 2 बार माप करवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, राजराज प्रथम, क्या राजराज प्रथम और कुलोतुंग फर्स्ट, इसने क्या किया था, राजराज प्रथम 1 बार करवाया था भूमि की पैमाइश, जबकि अगर बात करें कुलोतुंग द्वितीय जो था इसने 2 बार भूमि की पैमाइश करवाया था। तो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कुलोतुंग जो फर्स्ट है, ठीक है, सॉरी दोस्तों इसमें द्वितीय बोल दिए, जो कुलोतुंग फर्स्ट है इसने भूमि की पैमाइश चोल साम्राज्य में 2 बार करवाया, ठीक है। और कुलोतुंग जो था ये क्या था, ये चोल और चालुक्य वंश से संबंधित था, ठीक है, दोनों का मिश्रण। और इस काल में जो भूमि की पैमाइश होती थी वो पैर की माप की इकाई होता था, क्या पैरों से मापा जाता था भूमि को, ठीक है, यानी कि कदम रूप से 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, तो पैरों से भूमि की पैमाइश की जाती थी। भू राजस्व को कदमई, क्या कदमई कहा जाता था, जो कुल उपज का 1/3 तक होता था, क्या कुल उपज का 1/3 होता था, या नगद या अनाज के रूप में होता था, क्या नगद या अनाज के रूप में लिया जाता था, क्या राजस्व को। भूमि को 3 भागों में, कितने 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के दृष्टि से कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो
ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव फर्स्ट है, देवदान है, तीसरा साल भोग है। तो ब्रह्मदेव के भूमि को, भूमि किसे कहते हैं, या भूमि मुक्त कर मुक्त था क्या, ब्रह्मदेव जो भूमि था, ब्रह्मदेव या भूमि कर से मुक्त था, अर्थात इसे जो दान में भूमि दी जाती थी ब्राह्मणों को, उसी को ब्रह्मदेव भूमि कहा गया। ठीक है। देवदान, देवदान भू राजस्व वसूला जाता था, इसी से भू राजस्व वसूला जाता था, जो देवदान भूमि होती थी उसी से भू राजस्व वसूला जाता था। तीसरा था साल भोग, इससे भी भू राजस्व वसूला जाता था। आगे बात करते हैं एक एक करके। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब जो बात कर रहे हैं। तो मानक सिक्का कलंजू या कल्याणजू कहलाता था। जो मानक सिक्का चोल साम्राज्य में होता था उसे क्या कहा जाता था, कलंजू, क्या कलंजू कहा जाता था, कलंजू। तो क्या कहलाया, मानक सिक्का जो चोल काल का था, कलंजू या कल्याणजू। ठीक है। चोल काल में दो प्रकार के सिक्के पाए जाते थे, एक को मदान कहा जाता था, एक को खदान कहा जाता था। क्या, एक को मदान कहा जाता था, एक को खदान कहा जाता था। ठीक है। सोने अर्थात सोने और चांदी, जो सोने का सिक्का था वो मदान था, चांदी का जो सिक्का था उसे खदान कहा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये जो शब्द हैं, जैसे मदान शब्द और खदान, ऐसे खादान। ठीक है। खा दान, ये जो शब्द है ये चांदी के सिक्कों के, यानी कि चोल साम्राज्य के सिक्कों के लिए ये शब्द प्रयोग होता था। इसी प्रकार मदान भी चोल कालीन सिक्कों के लिए प्रयोग होता था। और जो शब्द थे जैसे कि कलंजू या कल्याणजू, जो शब्द है ये भी इसी से संबंधित है, सिक्के से ही। ठीक है। उत्तम चोल या सुंदर चोल या प्रांतक द्वितीय जिसे कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसी को ही उत्तम चोल कहा गया है, पीछे हमने अभी बताया है। तो उत्तम चोल किसे कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स हमने लिखा है। चोल सुंदर चोल या प्रांतक द्वितीय को कहा गया है, ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया। क्या, अगर हम चोल साम्राज्य में देखें, सबसे पहला सिक्का जो चोल साम्राज्य में सोने का जारी करता है कौन, तो प्रांतक द्वितीय या उत्तम चोल या सुंदर चोल। ठीक है, एक ही नाम है, इन्हीं ने करवाया था। लोहार, बढ़ई, धोबियों आदि का व्यवसायिक समाज था। ठीक है, उस समय, जिन्हें क्या कहा गया, कलनय, क्या कलनय कहा गया। लोहार, बढ़ई, धोबी को उस समय क्या कहा गया, इनके समाज को कलनय, कलनय कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उस समय समाज बटा हुआ था, पहले ही हम जान चुके हैं। और चोल काल में मंदिर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। क्या, चोल काल में, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र चोल साम्राज्य में कहाँ था, तो मंदिर से ही था। ये मंदिर बैंकिंग का कार्य करते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मंदिर जो है बैंकिंग का कार्य किस काल में करते थे, तो चोल साम्राज्य या चोल के काल में करते थे। जो ये ब्याज देते थे, यानी कि जो उधार देते थे, ठीक है, जो उधार देते थे उस पर मंदिर के जो कर्मचारी थे वो 12% वार्षिक ब्याज पर देते थे। ठीक है, जो ब्याज दिया जाता था उस काल में, अर्थात चोल साम्राज्य में, तो वो 12% पर ब्याज दिया जाता था मंदिरों के द्वारा। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, स्थानीय शासन। अब स्थानीय स्वायत्तता के बारे में बात करते हैं। ये चोल साम्राज्य का क्या, बहुत ये रीढ़ है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन, चोल शासन की उल्लेखनीय विशेषता उनकी ग्रामीण स्वशासन पद्धति थी। क्या, ग्रामीण स्वशासन पद्धति किसके काल में थी, तो चोल साम्राज्य का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है, ये विशेषता के अंतर्गत है, अर्थात विशेष कार्य है उसके, उस काल के। यद्यपि यह पल्लव पांड्य के समय भी से ही प्रचलित आ रहा था, लेकिन अगर सुदृढ़ देखा जाए स्थानीय स्वायत्त शासन, तो वो हमें चोल काल में ही देखने को मिलता है। गाँव में मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी। कौन कौन, उर और सभा या महासभा। ठीक है, ये गांव में प्रचलित थी। ये संस्थाएं या समितियां जो हैं ये कहाँ प्रचलित थी, गांव में प्रचलित थी। उर के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछता है। उर साधारणतः गांव, यानी कि अगर हम बात करें चोल साम्राज्य में, पीछे जो बात किए थे कि चोल साम्राज्य का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उर है। इसी प्रकार मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल में अगर पूछे कि मतलब गुप्त काल की सबसे छोटी इकाई, प्रशासनिक इकाई, तो ग्राम है। मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। और अगर ऋग वैदिक काल में अगर पूछे, तो ऋग वैदिक काल में अगर पूछे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, और उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में अगर पूछे कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है कुल या कुटुंब। ठीक है, कुल या कुटुंब के लिए इस शब्द, इसके लिए प्रयोग किया गया सबसे छोटी इकाई के लिए। किस काल में,
ऋग्वेद काल में और उत्तर वैदिक काल में, जबकि मौर्य काल और गुप्त काल में और यहाँ तक कि चोल साम्राज्य में भी इसको सब, यानी कि मौर्य काल, गुप्त काल और चोल काल की सबसे छोटी इकाई प्रशासनिक जो है वो ग्राम है। तो उर शब्द से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साधारण गांव में उर नामक संस्था व्यवस्थित थी। उर की कार्य जो था, कार्य समिति, वो आलुंगणम क्या आलुंगनम अथवा गणनम क्या गणनम कहा जाता था। इसको क्या, जो उर के लिए कार्य करती थी जो समिति थी, उसे गणनम या आलुंगणम कहा गया है। इसी प्रकार से सभा या महासभा जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मदेव या अग्रहार गांव में सभा नामक संस्था होती थी। ठीक है, ऐसे गांव को मंगलम भी कहा गया। मंगलम बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलम भी कहा जाता था। सभा की समिति में 30 सदस्य चुने जाते थे। जो ये ग्राम में स्थायित्व होता था, यानी स्थानीय प्रशासन में गांव में दो समितियां कार्य करती थी, एक उर और एक दूसरा क्या था, सभा या महासभा। तो महासभा में 30 सदस्य होते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से। अगर आप पीसीएस या आईएएस या टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महासभा या सभा में सदस्यों की संख्या, या महासभा या सभा समिति में सदस्यों की संख्या चोल साम्राज्य में कितनी थी, तो वो 30 थी। अब आगे बात करते हैं एक एक करके कि ये सभा और जो सभा या महासभा है, इनके जो सदस्य हैं उनके नियुक्त के लिए उस समय योग्यता क्या था और अयोग्यता, इनको कैसे अयोग्य ठहराया जाता था, किस प्रकार से इन सदस्यों को चुना जाता था। तो एक एक करके हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से इस स्लाइड से बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके लिए। तो पहला तो इम्पॉर्टेंट है, दो प्रकार संस्थाएं कार्य करती थी ग्रामों में, उर और महासभा। उर को देख लीजिए, उर साधारणता गांव में उस नामक संस्था में व्यवस्थित, यानी कि साधारण गांव में उर नामक संस्था व्यवस्थित थी। उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था, यही शब्द इंपॉर्टेंट है। तो आलुंगनम जो है शब्द, ये उर के लिए उपयोग किया गया है। और दूसरा, सभा या महासभा कहाँ पे, सभा या महासभा समितियां कहाँ पे कार्य करती थी, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अग्रहार गांव में क्या, अग्रहार गांव में सभा या महासभा कार्य करती थी और इसमें 30 सदस्य होते थे। आगे बात करते हैं, समिति के सदस्य की योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। समिति के सदस्यों हेतु योग्यता जो, तो 3 ये प्रकार के, इसी प्रकार से उनको हम चुनते थे कि ये व्यक्ति जो है सभा या महासभा के लिए योग्य व्यक्ति है। कैसे, उसकी आयु, यानी कि जो सभा या महासभा के सदस्य होते थे उसकी आयु कितना, 35 से 70 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और सदस्यों का जो चुनाव होता था वो लॉटरी पद्धति पे होता था। क्या, लॉटरी पद्धति पे, अर्थात 100 पर्ची 150 पर्ची उसमें डाल दिया जाता था, सभी का नाम लिख के। उसके बाद एक व्यक्ति को आके वहाँ से निकलवाया जाता था। जो पर्ची निकाला जाता था, जिसका नाम पढ़ा जाता था, वही क्या होता था, उस सभा का समिति, यानी कि सभा का सदस्य चुन लिया जाता था। जिसके पास 1/4 बेली भूमि यानी 1.5 एकड़ की भूमि रहा हो। तो ये सब योग्यता था उस काल में। किस काल में, चोल साम्राज्य काल में योग्यता था महासभा के सदस्यों के लिए। अर्थात उसकी आयु 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए और उसके पास 1.5 एकड़ या 1/4 बेली भूमि होनी चाहिए, जो एक वेद तथा उसके भाष का ज्ञाता हो, तथा उसके पास निजी आवास हो, यानी कि निजी आवास, वेद का ज्ञाता और 1.5 एकड़ जमीन और 35 से 70 के बीच में उसकी आयु। अगर ये इतना चीज़ वो कंप्लीट कर ले जा रहा है तो उसे सभा या महासभा का सदस्य चुनने के लिए यानी कि सभा और महासभा का सदस्य चुन लिया जाता था। ठीक है, अयोग्यता, यानी कि जो ये सदस्य थे इनको अयोग्य कब ठहराया जाता था, तो अयोग्यता देख लेते हैं। जैसे 3 वर्ष से अधिक समय तक समिति का सदस्य रहा हो, अर्थात वो लगातार अगर 3 वर्ष तक वो समिति का सदस्य रहा है तो उसे अयोग्य करार दिया जाएगा। चौथा साल, आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया हो, जो उस समय जैसे ग्राम में ये, क्योंकि ये ग्राम की समितियां थी, तो अगर ग्राम से जो आय और व्यय प्राप्त हो रहा है उसका ब्यौरा राजा को नहीं दे रहा है तब भी उसे अयोग्य ठहरा दिया जाता था। तीसरा, चोरी करने के अपराध में अगर वो चोरी भी करता था तब भी उसे सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाता था। चौथा जो है, बीमार व्यक्ति अगर वो बीमार रहता है बार बार तब भी उसे क्या किया जाता था, सदस्य से
अयोग्य ठहरा दिया जाता था, यानी कि उसे सदस्य अयोग्य ठहरा दिया जाता था। किसे? बीमार व्यक्ति को, चोरी करने के अपराध वाले व्यक्ति को, आय व्यय का ब्यौरा सही नहीं देने वाले को, और 3 वर्ष से अधिक अगर कोई व्यक्ति उस समिति में कार्य कर रहा हो तो उसे बाहर कर दिया जाता था। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये उद्यान। क्या? उद्यान। तो टोट्टावारियम, क्या? टोट्टवारियम जो है ये जो संबंधित है उद्यान समिति से संबंधित है या उपवन समिति से। जैसे पीछे अभी हम पढ़े सभा और समिति, ये सब क्या है? समितियां हैं। सभा उर और सभा ये सब क्या है? समितियां हैं। इसी प्रकार ये भी समितियां हैं जो ये अभी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे टोट्टवारियम, एरीवारियम, पोनवारियम, उदासीनवारियम। ये सब क्वेश्चन पूछता है और पूछता है इसका अर्थ। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है? जैसे टोट्टवारियम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उद्यान समिति के लिए, ठीक, या उपवन समिति के लिए। और एरीवारियम किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है? तो तालाब या सिंचाई समिति के लिए। और पोनवारियम समिति के किसके लिए प्रयोग किया गया है? मुद्रा नियमन से संबंधित या स्वर्ण समिति से संबंधित है। उदासिक वरियम जो है ये सन्यासियों एवं विदेशियों की समिति है। कि कौन? उदासीन वरियम जो है ये सन्यासियों एवं विदेशियों की समिति है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में आप छाप लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ग्राम सभा को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी का वर्ग आयगार, क्या? आयगार कहलाता था। तो आयगर किसे कहा जाता था दोस्तों उस काल में? आयगर जो वेतन भोगी कर्मचारी होते थे उसी वर्ग को आयगर कहा गया। किसके काल में? तो चोल साम्राज्य में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो पीछे वो समितियां हैं उसे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और दिमाग में उसे छाप लीजिए, क्योंकि वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। वाणिज्य एवं व्यापार एवं वाणिज्य, तो इसको व्यापार एवं वाणिज्य जो है, तो व्यापार जो होता था उस समय 2 प्रकार का, यानी कि बाह्य और आंतरिक। जो चोल साम्राज्य में जो व्यापार था वो बाह्य भी होता था, यानी विदेशी व्यापार भी होते थे और आंतरिक व्यापार भी होते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाह्य जो यानी व्यापारियों के स्थानीय संगठन को नगरम कहा गया। क्या? नगरम किसे कहा गया है? तो व्यापारियों का जो स्थानीय संगठन होता था उसे नगरम कहा गया। इस समय मणिग्रामम, नाना देशिक और वलंजियर, वलंगे, इलंगे इत्यादि व्यापारिक संघ थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? नाना देशिक, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। नाना देशिक किस काल से संबंधित है? तो नाना देशिक जो है ये मौर्य यानी कि चोल साम्राज्य से संबंधित है। यही क्वेश्चन पूछा गया है, नाना देशिक किस काल से संबंधित है? तो ये जो समिति है यानी कि संघ है नाना देशिक, ये व्यापार से संबंधित था। तो व्यापार में जो है नाना देशिक सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद वलंजियर है, फिर उसके बाद वलंगे और इलंगे है। ठीक है, क्या? वलंगे और इलंगे नामक व्यापारिक संघ मौजूद थे किसके काल में? तो चोल साम्राज्य में। और बात करते हैं नाना देशिक, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये अपने उद्यम के लिए विश्वविख्यात थे। इनका जो उद्यम था, ठीक है, यानी कि ये जो व्यापार करते थे पूरे विश्व में ये अपने यानी कि ख्याति प्राप्त कर चुके थे। कौन? नाना देशिक। इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार आता है। त्रिचनापल्ली अभिलेख जो है स्रोत इसका, यहाँ से क्या क्या मिलता है? वलंगे और इलंगे। वलंगे और इलंगे का जो स्रोत कहाँ से मिलता है? त्रिचनापल्ली से, हमें त्रिचनापल्ली अभिलेख से मिलता है वलंगे और इलंगे। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये सब वैसे तो व्यापारिक संघ थे, लेकिन सामाजिक रूप से भी इनको बंटवारा हमें देखने को मिलता है इनका। कैसे? जैसे बात कर लेते हैं चोल साम्राज्य। चोल समाज जो है ब्राह्मण और तथा गैर ब्राह्मण में बटा था। ये सामाजिक बारे में हम बात कर रहे हैं। चोल साम्राज्य का सामाजिक जीवन जो था वो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों में बटा था। अर्थात वहाँ पे हम देखें अगर जाति व्यवस्था, तो ये जाति व्यवस्था वहाँ पे आधारित ना होके, कहाँ? दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था आधारित ना होके वहाँ ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों में बांटा गया था। तो इसमें गैर समाज भी 2 भागों में बटा था, वलंगे और इलंगे। क्या? वलंगे और इलंगे ये गैर समाज थे। ठीक है, तो वलंगे क्या है? ये विष्णु पूजा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। वलंगे जो थे वो विष्णु पूजा करते थे। और सड़क के दाईं भुजा वहाँ पे, जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप समझ लीजिए। जैसे ये सड़क है, क्या? ये सड़क है, ठीक है। तो अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं,
इस तरफ से आप जा रहे हैं, इधर को ही आप जा रहे हैं, ठीक है। आगे आप ऐसे जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं, तो क्या आपका हाथ इधर, ये दाहिनी भुजा हो जाएगा और ये बाईं भुजा हो जाएगा। तो दाहिनी भुजा पे कौन था? वलंगय, ठीक है, वलंगय निवास करता था। और बाईं भुजा पे कौन? इलंगय निवास करता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो वलंगय था ये कृषि उत्पादन से जुड़ा था, क्या? कृषि उत्पादन से जुड़ा था और विशेषाधिकार युक्त था, इसे विशेष अधिकार दिया जाता था। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि चोल साम्राज्य में विशेषाधिकार किसे प्राप्त हुआ था? तो वलंगय को विशेषाधिकार प्राप्त था। इन्हें ब्राह्मणों का क्योंकि समर्थन प्राप्त था, इसीलिए इनको विशेष अधिकार भी मिला था। और बात करते हैं इलंगय, क्या? इलंगय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलंगय क्या ये शिव पूजा करते थे। जैसे वलंगय जो थे वो विष्णु पूजा करते थे और इलंगय जो है ये शिव पूजा करते थे। ये सड़क के बाईं भुजा वाले भागों को इलंगय कहा जाता था उस समय। अभी पीछे थोड़ा बताए थे कि ये मान लीजिए सड़क है और आप इधर जा रहे हैं, तो आपका ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? दाईं, और ये भाग जो है ये बाईं भुजा। तो दाईं भुजा पे वलंगय रहते थे, विष्णु पूजा करते थे, और दाईं भुजा पे ये शिव रहते थे, यानी कि शिव की पूजा करते थे, और इनको क्या कहा गया? इलंगय कहा गया है, ठीक है। नोट्स यहाँ पे 98 वर्गों को मिलाकर, अर्थात ये वलंगय तथा इलंगय व्यापारिक संघ संगठित होकर ब्राह्मणों, राजकीय अधिकारियों और सामंतों के खिलाफ विद्रोह कर देते थे इस काल में, ठीक है। जब ये देखते थे कि ब्राह्मणों का अत्याचार या राजकीय अधिकारियों का अत्याचार या सामंतों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ जा रहा है, तो क्या करते थे? इलंगय और वलंगय जो ये गैर ब्राह्मण समाज थे, ये अपने संघ को एक्टिव कर देते थे और इनके खिलाफ विद्रोह कर देते थे। आगे बात करते हैं दास प्रथा, क्या? दास प्रथा, सती प्रथा और बहुविवाह प्रथा मौजूद था चोल साम्राज्य में। दास प्रथा, सती प्रथा, बहुप्रथा चोल साम्राज्य में मौजूद था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, क्या? संस्कृत था। इस समय निम्न विश्वविद्यालय उपस्थित थे या विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। किस काल में? मौर्य साम्राज्य में। तो बात कर लेते हैं एक एक करके। इन्ना इरम एक विश्वविद्यालय था, त्रिभुवनी विश्वविद्यालय, और तिरुवरियूर, क्या? तिरुवरियूर विश्वविद्यालय किसके काल में विश्वविख्यात थे? तो ये चोल साम्राज्य के काल में विश्वविख्यात थे। और बात कर लेते हैं साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंबन जो रामायण इन्होंने लिखा था, ये किसके काल के कवि थे? कुलोतुंग द्वितीय के काल के थे। और गोदार जो जया गोदार है, ये के कलिंगतुंग या पणरी, ये कुलोतुंग फर्स्ट के राज दरबारी कवि थे। कौन? कुलोतुंग फर्स्ट। और इनकी जो कृति है कलिंगतु पर्णी है, क्या है? जया गोदार की जो रचना है ये कलिंगतु पर्णी है, ठीक है। और सेक्किलार जो है, तो पेरिये पुराणम जो लिखा है, किसने लिखा है? तो लार ने लिखा है। और इसी के साथ साथ में ये किसके दरबारी कवि थे? तो कुलोतुंग फर्स्ट के ही दरबार में ये भी निवास करते थे। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस काल में जो धर्म था, क्या? धर्म, चोल काल के धर्म जो थे वो शैव धर्म में और वैष्णव धर्म में बटे थे। अलवार, वैष्णव धर्म के अंतर्गत अलवार अंडाल की महिलाओं, ठीक है, आती थी। अंडाल की महिला संत होती थी, किसमें? वैष्णव में। और शैव धर्म में जो होते थे नयनार कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, शैव धर्म के जो शैव धर्म को मानने वाले थे वो नयनार कहलाते थे, और जो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे वो अलवार कहलाते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो शैव धर्म के प्रथम संत थे वो कौन थे? अप्पर थे, ठीक है। तिरुमूलर ने तेवारम की रचना की, क्या? तिरुमूलर ने तेवारम की रचना की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तिरुमूलर, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी अभी हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं किसके काल में? मौर्य साम्राज्य में, क्या? मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तिरुमूलर जो है, तिरुमूलर के बात की गई है, तो इसने तेवाराम की रचना की है। इसी के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य का भी कुछ हमें देखने को मिलता है। जो नयनार यानी कि संत शैव संबंधित थे, ये
नंबी अंडार नवी, क्या नंबी अंडार नवी, इनकी रचना क्या है? तिरुमुराई, क्या इनकी रचना है? तिरुमुराई, बहुत इंपॉर्टेंट है तिरुमुराई, ठीक है, जिसे पंचम वेद भी कहा गया है, ठीक है। तो पंचम वेद से संबंधित अगर पूछे पांचों, यानी कि अगर पंचम वेद का अर्थ निकाले तो उसे पांचवा वेद कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें जो छंद है, मैंने बात की थी ऋग्वैदिक काल में कि ऋग्वैदिक काल में जो छंद उपनिषद है उसी को हम पंचम वेद कहते हैं। लेकिन अगर हम चोल धर्म में देखें, चोल साम्राज्य में, तो पंचम वेद किसे कहा गया दक्षिण भारत में? तो तिरुमुराई को कहा गया। क्या? तिरुमुराई की जो रचना, यानी कि ये किसकी रचना है? नंबी अंडार नवी की रचना है, इसे पंचम वेद कहा गया है। अंडाल महिलाएं किससे संबंधित है? तो शैव यानी कि वैष्णव धर्म से। और क्या बोलते हैं, नयनार्स किससे संबंधित है? तो शैव धर्म से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। इसके साथ चोलकालीन महत्वपूर्ण शब्दावली, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट कहाँ से क्वेश्चन पीसीएस आईएएस में ऐसे पूछ लेगा। जीव विविधता का क्या अर्थ है? धर्मासन का क्या अर्थ है? हमने पीछे बात किया था। जीव विविधता भू राजस्व में दिया जा गया वेतन, यानी भू राजस्व के रूप में अगर जो वेतन जिसे दिया जाता था उसे जीव विविधता कहा जाता था। और धर्मासन न्यायालय, न्यायालय के धर्मासन शब्द का प्रयोग होता था। और विक्रय केंद्र या गोदाम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था चोल साम्राज्य में? तो एरी एरे एर बीरप्पा तनर, क्या विक्रय केंद्र या गोदाम केंद्र को क्या कहा जाता था? एर बीरप्पा तनर, ठीक है। और पंडी कावल, क्या पंडी कावल, पंडी कावल जो है ये ग्राम की सुरक्षा करता था। कौन? पंडी कावल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, ये सब बहुत आता है। नट्टार, नाडु की सभा जो है उसे नट्टार कहा जाता था। नाडु की सभा को क्या कहा जाता था? नट्टार। और अलुंगनम, उर की कार्य समिति, बात पीछे किए हैं, इसको हम समझाए भी हैं। उर्की कार्य समिति क्या कहलाती थी? तो अलुंगनम कहलाती थी। और उड़न कुट्टम, उड़न कुट्टम राजाओं के आदेश को लिखने वाले को क्या कहा जाता था? उड़न कुट्टम कहा जाता था। ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है। वरीयम का क्या अर्थ है? तो सभा की कार्य समिति जो होता था उसे वरीयम कहा जाता था। सभा के कार्य समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था? वरीयम कहा जाता था। और राजा के आदेश को लिखने वाले को उड़न कुट्टम कहा जाता था। और अलुंगनम किसे कहा जाता था? उर की कार्य समिति को। और नट्टार किसे कहा जाता था? नाडु की सभा को। क्योंकि ये सब क्या है दोस्तों? तमिल भाषा में लिखा गया है। ये जो शब्द है जैसे पंडिकावल और धर्मासन और एरिबिरपतनर, अलुकंडनम, नट्टार, ये सब जो शब्द हैं ये तमिल भाषा से लिए गए हैं। इसीलिए इसको हिंदी में अगर अर्थ निकालें इसका तो अलग अलग निकलता है। जैसे नाडु की सभा को क्या कहा गया? नट्टार। ग्राम की सभा को पंडिकावल, ठीक है। तो ये सब अपने दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।